हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है डेली जीके जीएस सीरीज में। इस सेशन में हम लोग फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा गया है पर जम जाता है। इसमें जो पूछा गया है कि जो शुद्ध जल है वो कितने फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। तो हम लोग तो जानते हैं कितना 0 डिग्री, अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में जो कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए हम लोग एक फार्मूला देख लेते हैं। उसके लिए होता है कि ये 0 सेल्सियस में हो गया 100 इक्वल टू, अब फ़ारेनहाइट का होगा तो F माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इक्वल टू, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो K माइनस 273 और डिवाइड बाई 100। ये होता है फार्मूला। इससे हम लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फिर इससे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो जल है उसका यहाँ पे जो माइनस करते हैं C-0, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में बात किया जाए तो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 के स्केल पे रखा गया है, 0 से लेकर 100 तक। इसका गैपिंग कितना है 100 का। यहाँ पे फ़ारेनहाइट अगर इसका जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है 32, तो 32 और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका स्केल के बीच में कितना गैप है 100 का गैप है, 180 का गैप है। वैसे ही केल्विन में यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट अगर यहाँ से हो जाएगा कि जो डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 180 और 100, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 1.8। और जब एफ यहाँ से जाएगा 32 तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 32। ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। तब यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में अगर पूछा गया है तो 32 और सेल्सियस में पूछा जाता तो 0 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस फार्मूला को याद रखना है, हमेशा कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों लगता है। यहाँ पे जो सर्दियों का मौसम होता है उस टाइम पे जो हैंडपंप से जो पानी आता है वो गर्म महसूस होता है। वो कैसा महसूस होता है, गर्म। तो किस रीज़न से होता है, अब देखते हैं लोग। जो शीतकाल होता है उसमें क्या होता है, वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, जो शीतकाल में है वातावरण का टेम्परेचर क्या होगा, लो होता है। और जो पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो जैसे पृथ्वी के भीतर जो तापमान होगा वायुमंडल के ताप से क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए जो पानी जब निकालते हैं लोग हैंडपंप से तो वो हमें थोड़ा गर्म महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर। तो इसमें जो पूछा हुआ है कि ठंडे देश में जो झीलें जम जाती है कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है, तो वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है। और नीचे का पानी छोड़कर, इसके कहने का मतलब है कि जो झील होती है, मान लेते हैं ये हमारे पास लेक है, ये हो गया सरफेस, ये सरफेस हो गया, और यहाँ तक मान लेते हैं पानी है इसमें। तो इसमें बोला है कि जो ये जो झीलें हैं अगर जम जाती है कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, ये जम जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा ऐसे। और नीचे का पानी छोड़कर, तो नीचे का पानी इसका टेम्परेचर कितना होता है, जैसे जो पानी होता है, पानी जो है ये जब 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है तब इसका जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो घनत्व क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, तो जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा यहाँ का पानी का तापमान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा घनत्व हो गया तो वो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, और बाकी पानी कहाँ ऊपर चल जाएगा, ऊपर फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे कम होते होते 0 डिग्री यहाँ पे पहुँच गया, तो ये जो सरफेस वाला जो पानी होता है ये बर्फ़ जैसा जम जाता है। और नीचे का पानी जो होता है वो घनत्व ज़्यादा होने के कारण नीचे आ जाता है, तो इसका टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए यहाँ पे जो जलीय जीव होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। नहीं तो क्या होता कि यहाँ पे जमा हुआ है,
अगर पूरा पानी ही जम जाएगा तो अंदर का भी जो भी जीव होगा सारे वो मर जाएंगे। लेकिन ठंडे देशों में भी क्या होता है, यहाँ पे जो जीव होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि नीचे क्या होता है, पानी ही होता है और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान को किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लोग कि ऊष्मीय मान क्या होता है। जब भी ऊष्मीय मान का बात किया जाएगा तो इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं हम कोई भी पदार्थ हो या फिर कोई ईंधन हो, उसको अगर हम लोग जलाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 1 kg हम लोग कोयला ले लेते हैं, 1 kg कार्बन लिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे। तो जलाएंगे तो हमें कुछ एनर्जी मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा। जो ऊष्मा मिलेगा वो मान लेते हैं कितना मिला है, 10। ऊष्मा को किस में मेजर करेंगे, किलो जूल मान लेते हैं। तो हमने 1 kg कोई भी पदार्थ ले लिया या फिर ईंधन, उसको हम लोग जलाए तो उससे हमें कुछ ना कुछ ऊष्मा मिलेगा यहाँ पे। तो उसी जो ऊष्मा को व्यक्त किया जाता है उसी को बोला जाता है ऊष्मीय मान। तो यहाँ पे ऊष्मीय मान क्या हो जाएगा कि हमारा जो यूनिट कितना आया, किलो जूल में नापते हैं। तो एक तो किलो जूल हो जाएगा और जितना जलाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 kg जलाया गया है तो पर kg हो जाएगा। तो जो ऊष्मीय मान होगा इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी पदार्थ को जलाने के बाद उससे जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऊष्मीय मान हो जाएगा वो, जो भी ऊष्मा मिलेगा। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा कि किलो जूल पर kg, कि कितना हम लोग जलाए उससे कितना kg यहाँ से एनर्जी मिला हमें। तो इसका ये जो यूनिट हो जाएगा ऊष्मीय मान का, किलो जूल पर kg। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। इसमें पूछा है कि जो फ्रिज होते हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें खाद्य पदार्थ हम लोग रख देते हैं तो वो खराब होने से बचा लेता है। तो क्यों बचाता है, उसका रीज़न पूछा गया है। तो इसका रीज़न होता है कि जैसे यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर जो क्या होता है कम हो गया। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, कम। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो जो उसमें जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो जीवाणु होते हैं या फफूंदी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इनएक्टिव हो जाएंगे तो उस खाद्य पदार्थ को खराब नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो खाद्य पदार्थ है वो ज़्यादा टाइम तक चलता है अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो अपेक्षिक आर्द्रता है इसको बोलते हैं लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसको किस में व्यक्त किया जाता है, इसको बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता। तो इसको जब मापते हैं लोग कि इसका मतलब होता है कि जो हमारे कोई भी अगर एयर वॉल्यूम ले लेंगे, हवा का आयतन ले लेंगे, उसमें क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर होगा उसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को होल्ड करने की जो उसकी कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगा मॉइस्चर का। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा कि जो एक्चुअल में मॉइस्चर होगा, जो हवा लिए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक वॉल्यूम ले लिए हम लोग, एक इतना वॉल्यूम में जो हवा है, यहाँ पे जो हवा है इसमें क्या है, इसमें नमी होगी। जो नमी होती है मॉइस्चर, तो एक तो पहले हो गया कि इसका क्षमता कितना है, कि मैक्सिमम इसमें कितना आ सकता है नमी, तो हो गया क्षमता। और उसको व्यक्त करते हैं लोग कि अभी फ़िलहाल कितना है यहाँ पे जो वास्तव में जो नमी है वो हो जाएगा। तो इसको जो व्यक्त किया जाता है इसको परसेंट में व्यक्त करते हैं। तो जो अपेक्षिक आर्द्रता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में। जैसे कि बोला जाता है कि आज जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण का ह्यूमिडिटी 80% हो गया, 90% हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसको किस में व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, परसेंटेज में। जब भी 100% हो जाएगा, 100% में क्या होता है, तब जाकर वर्षा होती है। क्या होता है, वर्षा होगी 100% जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी तब। तो इसको व्यक्त किया जाता है परसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जो अगर टेम्परेचर किसी भी पदार्थ का कम करना हो, कोई पदार्थ है अगर उसका टेम्परेचर अगर कम करना हो, टेम्परेचर कम से मतलब कि बहुत कम करना हो टेम्परेचर, तो कौन सा सिद्धांत इसमें से यूज करते हैं, इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो सिद्धांत यूज करते हैं रुद्धोष्म विचुंबकन,
ये होता है रुद्धोष्म विचुंबकन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडियाबेटिक मैग्नेटिज्म। मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन मतलब विचुंबकन, जो चुंबकन है उसका अपोजिट। चुंबकन जैसे उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, जैसे मान लेते हैं पदार्थ है, इस पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो जब पदार्थ पर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र हटा करके, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इस पर अगर इसको हटा दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर जो इसका टेम्परेचर डाउन होगा उसी को बोला जाता है, उसी सिद्धांत को बोला जाता है रुद्धोष्म विचुंबकन। और जब जैसे मान लेते हैं किसी पदार्थ का अगर परम शून्य ताप करना हो, जो एकदम बहुत कम होता है टेम्परेचर, अगर उस पर जाना हो तब कौन सा मेथड लगाते हैं, वही रुद्धोष्म विचुंबकन। इसका मतलब है कि जो पदार्थ है इस पर क्या करते हैं लोग, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा करके इसका टेम्परेचर क्या किया जाता है, ये कम किया जाता है, तब उसी मेथड को बोला जाएगा रुद्धोष्म विचुंबकन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। ये इस क्वेश्चन में पूछा है शीतलन की दर जो होता है जैसे रेट ऑफ कूलिंग, तो ये जो रेट ऑफ कूलिंग जो होता है ये किस पे निर्भर करती है, ये इसका जो नियम है न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। इसको बोलते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर है उसका जो आसपास जो भी चीज़ें होंगी उसके तापमान पर क्या होता है, वो निर्भर करता है। कोई भी बॉडी है उसका जो तापमान होगा और उसके आसपास जो भी चीज़ें होगी उसके तापमान पर क्या होता है, वो निर्भर करता है, और दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये नियम यही हो जाएगा कि जो बॉडी है उसके आसपास की चीज़ों का जो भी तापमान होगा उस पर निर्भर करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को यहाँ पे कैसे शीतल करना होता है। तो जैसे यहाँ पे सुपर कूलिंग के बारे में पूछा गया है, अति शीतलन सुपर कूलिंग के बारे में। ये सुपर कूलिंग का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ हो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका हिमांक जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे जो ठोस बन जाए मतलब जमने लगे, तो उसको बोलते हैं लोग हिमांक बिंदु या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। तो अति शीतलन सुपर कूलिंग का मतलब होता है कि जो उसका हिमांक बिंदु है, जो हिमांक से नीचे उसको ठंडा करना। तो हिमांक जो है उससे नीचे क्या करते हैं लोग, शीतल करते हैं लोग, मतलब कूल करते हैं लोग। हिमांक के नीचे कूल करने को क्या बोला जाता है, अति शीतलन, सुपर कूलिंग बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो भी पूछा जाता है कि जो सुपर कूलिंग का एग्जाम्पल क्या होता है। तो जो बादल होते हैं, वो बादल हैं, ये होते हैं बादल के जो भी ड्रॉपलेट हैं, ये किसका एग्जाम्पल होते हैं, अति शीतलन, सुपर कूलिंग का। और जैसे ग्लास होते हैं, जो ग्लास बनाया जाता है तो ग्लास को बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको बोला जाता है। ये ठोस नहीं होता है। अति शीतलन में और एक चीज़ क्या होता है कि इसको जो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो कूल कब कूल करते हैं, बिना ठोस में परिवर्तित किए। इसका मतलब है कि बिना ठोस में परिवर्तन किए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, फ्रीजिंग जो उसका हिमांक बिंदु है उससे कम कर देते हैं, बिना ठोस में। यहाँ पे इसका मतलब होता है सुपर कूलिंग का कि हम लोग कूल कर रहे हैं और उसको बिना ठोस में परिवर्तित किए उसको कूल कर देना है, तो उसी को बोला जाता है सुपर कूलिंग। और जो इसका एग्जांपल होता है, एक तो बादल हो गया, जो बादल के ड्रॉपलेट होते हैं, या फिर ग्लास होता है, जो कांच बनाते हैं लोग, तो उसको क्या किया जाता है, उसको बिना ठोस बनाए हुए सीधे हिमांक बिंदु से नीचे उसका टेम्परेचर किया जाता है। तो ग्लास को बोला जाता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास जो होते हैं इसको ठोस ना बोल करके सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है ग्लास को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। यहाँ पे पूछा गया है जल का क्वथनांक।
क्वथनांक का मतलब होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो जल का क्वथनांक और उच्च तुंगता का मतलब होता है कि हाई एल्टीट्यूड, मतलब अधिक ऊंचाई, इसका मतलब हो गया ऊंचाई पे। तो हाई एल्टीट्यूड हो गया ऊंचाई पे। तो जल जो है ऊंचाई पे, वो उसका जो जल का जो क्वथनांक है, अगर ऊंचाई पे जाते हैं लोग तो किस कारण से घट जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जब ये ऊंचाई अगर मान लेते हैं बढ़ेगा, तो ऊंचाई बढ़ता है तो क्या होता है, वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है, दाब क्या होता है, वो भी कम होता है। और दाब कम होगा तो जो जल का होता है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है, ये कम हो जाता है। तो इस पॉइंट को नोट करना है कि जब भी ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दाब कम होने से क्या होता है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट ये भी कम हो जाएगा। तो जैसे पहले मान लेते हैं जो जल है, अगर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो अब कितने पे होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब कि जल जो है जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल होता है कि जो पहाड़ों पे जो खाना होता है वो देर से पकता है। क्या होता है, पहाड़ों पे जो खाना होता है, खाना देर से पकता है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे। तो इसका कुछ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब है, पाषाण खंड का मतलब है कोई भी पत्थर हो गया, इसको रॉक, जनरली पत्थर बोलते हैं लोग, रॉक। तो पाषाण खंड मान लेते हैं कोई एक पत्थर है यहाँ पे, इसका क्या होगा, आयतन होगा। जब इसको पानी में डुबाया जाएगा, यहाँ पे क्या है, पानी, तो इसको क्या किया गया कि यहाँ पे डुबाया गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो भी आयतन होगा, यहाँ पे इसका जो भी वॉल्यूम है, तो क्या करता है कि पानी के उतना ही वॉल्यूम को ये विस्थापित कर देगा। क्या करेगा कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम के पानी को ये क्या करता है, विस्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वो कितना, वो समान पानी को विस्थापित कर देगा, जी समान आयतन के पानी को विस्थापित कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व 1 डिग्री क्यूबिक सेंटीमीटर है, यह बिल्कुल सही है किस टेम्परेचर पे। जो यहाँ पे जल का दिया हुआ है, जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना है, 1 डिग्री 1 ग्राम, जल का घनत्व कितना दिया है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये पूछा है कि किस टेम्परेचर पे होता है जल का घनत्व, तो ये होता है 4 डिग्री जो सेल्सियस है इस पे होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो जल का घनत्व है, जल का घनत्व वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और जिसका मान होता है एक, एक मान लेते हैं लोग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। और 4 डिग्री से जब बढ़ेंगे लोग तो घनत्व यहाँ से कम हो जाता है, और 4 डिग्री से कम होगा तभी भी क्या होता है, जल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इसमें जो एक आर्थिक प्रणाली है, जिसमें क्या होता है कि जो समाज की आवश्यकता होती है उसके अनुसार विभिन्न वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो भी वस्तु है उसका उत्पादन जो करना है वो क्या करेगी, वो सरकार करेगी। सरकार डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट का कितना उत्पादन होना चाहिए। तो उस अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसको बोला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जो भारत जो है इसी अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, भारत इसी में आता है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, समाजवादी। अब हम लोग जो है ये मिश्रित की तरफ बढ़ रहे हैं। समाजवादी का मतलब होता है सरकार का पूरा कंट्रोल होगा हर एक चीज़ पर। तो ये
1991 से पहले जो था वो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या थी, समाजवादी। अब धीरे धीरे हम लोग किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मिश्रित की तरफ, कि मतलब जो बाहर की कंपनियां हैं अब उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अब इंडिया में अलाउ करते हैं, और धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये किस तरफ हो गया, ये मिश्रित की तरफ अब इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। पूंजीवादी का एग्जाम्पल होता है, जैसे यूएसए का जो इकोनॉमी है वो किस टाइप का है, वो पूंजीवादी है, और भारत की इकोनॉमी कैसी है, समाजवादी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवमूल्यूषण सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था मूल्यूषण। मूल्यूषण नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत था कि जो संसाधन की कमी होती है उसके ऊपर इन्होंने एक थियरी दिया था। तो इनका सिद्धांत कौन सा हो गया कि संसाधन की कमी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, मूल्यूषण ने। तो इसलिए बोला जाता है नवमूल्यूषण सिद्धांत। ये किससे रिलेटेड है, ये संसाधन की कमी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। जो यहाँ पे अनिवार्य बचत मतलब जो फोर्स्ड सेविंग है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है, जैसे यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक वान हाइके। एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक वान हाइके, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, और इन्हीं के अनुसार क्या होता है कि जो इन्होंने एक डेफिनेशन बताया कि जो अनिवार्य बचत, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वस्तु है उसकी कीमत में क्या कर दिया जाए, बढ़ोतरी हो जाए। अगर कोई भी वस्तु है उसकी कीमत में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, तो कीमत बढ़ने से क्या हो जाएगा कि जो उसका जो खपत हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो कीमत हुआ, कीमत ये क्या हुआ, बढ़ गया। कीमत बढ़ाने पर क्या होगा, उसकी जो खपत होगी, खपत जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही खपत कम हो गया तो जो लोग खर्चे करते थे तो उनका खर्चा भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जो बचत हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बचत यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो बचत ज़्यादा होने लगा, तो इसी बचत को बोला गया है कि अनिवार्य बचत। इसका मतलब है कि कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जो खपत में कमी आ जाती है उससे जो बचत होता है उसी को बोला जाता है अनिवार्य बचत। और ये दिया था फ्रेडरिक वान हाइक ने। फ्रेडरिक वान हाइक ने दिया था ये थियरी। और एक कीमत कैसे बढ़ सकता है, तो कीमत या तो अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो कीमत बढ़ जाएगा, या फिर जो महंगाई है, महंगाई ये बढ़ जाए तब क्या हो जाएगा, कीमत जो है बढ़ जाएगी। तो कीमत बढ़ने का रीज़न हो जाएगा कि टैक्स में बढ़ोतरी या फिर महंगाई में बढ़ोतरी। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल है। यहाँ पे देखते हैं लोग, कोई भी वस्तु है तो एक बोलते हैं लोग निम्न स्तरीय वस्तु, निम्न स्तरीय माल यहाँ पे हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसको इन्फेरियर, इंग्लिश में बोलते हैं लोग इन्फेरियर, इन्फेरियर गुड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो जनरली जो हमारे जो डिमांड का जो लॉ लगता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या होता है कि डिमांड उसका कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये रूल जिस पे फॉलो ना हो, ये अगर रूल क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो उस वस्तु को क्या बोला जाता है कि वो इन्फेरियर है, मतलब निम्न स्तरीय माल है। तो इसमें जो नियम लगता है वो कैसा लगता है कि जो मांग का है, मांग कैसा होता है, जो यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे ऋणात्मक, ऋणात्मक क्या होगा, मतलब निगेटिव। निगेटिव क्या हो गया कि यहाँ पे अगर आय बढ़ा, आय और मांग में क्या होता है कि जो रिलेशन होता है निगेटिव होता है, और धनात्मक किस में होता है, पॉजिटिव। ये होता है यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल्य में, मूल्य और मांग पे। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो निम्न स्तरीय जो माल होते हैं, निम्न स्तरीय जो वस्तु है, उस पे क्या होता है
कि निगेटिव है, अगर यहाँ पे आय बढ़ा, आय क्या हुआ, आय अगर बढ़ेगा तो ये निगेटिव रिलेशन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, जो मांग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर किसी का इनकम बढ़ गया तो डिमांड क्या हुआ, वहाँ पे कम हुआ। जनरली क्या होना चाहिए, डिमांड ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि आय बढ़ा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उल्टा होता है कि आय बढ़ा तो मांग क्या हो जाता है, कम। और वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव मूल्य, अगर मान लेते हैं कोई उस जो निम्न स्तरीय गुड है, अगर उसका क्या हुआ कि मूल्य इसका क्या हुआ कि बढ़ गया, तो डिमांड भी क्या हो जाता है, मांग भी बढ़ जाता है। तो वैसे वस्तु को कौन सा वस्तु बोलते हैं, निम्न स्तरीय बोला जाता है। और निम्न स्तरीय में दो टाइप के हो जाते हैं, एक को बोलते हैं घटिया वस्तु और दूसरा को बोलते हैं लोग गिफन वस्तु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ये हो गया। निम्न स्तरीय जो गुड होते हैं इसमें ये दो नियम लगता है, ये वाला यहाँ पे, और इसके एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट अब उसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दो वस्तुएं दी गई है, एक गिफन वस्तु है और दूसरा घटिया वस्तु है। एक हो गया गिफन, दूसरा घटिया। ये दोनों कैटेगरी किसके हो गए, ये निम्न स्तरीय जो होते हैं, निम्न स्तरीय जो वस्तु होते हैं उसके हो गए। यहाँ पे जो घटिया माल, यहाँ पे गिफन का मतलब होता है, गिफन का मतलब है, गिफन का मतलब होता है कि ज़्यादा घटिया। एक तो घटिया वस्तु होता ही है, अगर घटिया में भी क्या होगा, ज़्यादा घटिया होगा, उसको बोला जाता है गिफन वस्तु। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जो गिफन माल होते हैं वो क्या होते हैं, वो घटिया माल भी अवश्य होगा। क्यों, क्योंकि जो घटिया माल है और गिफन माल क्या होता है कि वो ये घटिया माल तो घटिया ही है, और गिफन माल क्या होता है, ये क्या होता है, ज़्यादा घटिया होता है। तो जो गिफन माल होगा वो क्या होगा कि घटिया माल भी अवश्य होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। यहाँ पे अर्ध टिकाऊ वस्तुएं के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है। तो जनरली अर्ध तीन टाइप से हो जाते हैं कि एक तो हो जाता है कि टिकाऊ वस्तुएं, एक अर्ध टिकाऊ और एक निम्न टिकाऊ वाले हो जाते हैं, तीन कैटेगरी में। एक हो गया निम्न टिकाऊ, एक सबसे ज़्यादा टिकाऊ, और दोनों के बीच में जो होता है उसको बोला जाता है अर्ध टिकाऊ। और जनरली इसका जो टाइम पीरियड होता है कि जो 1 से 2 साल जो वस्तु चलती है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं में। तो यहाँ से क्वेश्चन में इसका आंसर देख लेते हैं लोग। कार और टेलीविज़न ये क्या हो जाता है, तो ज़्यादा टिकाऊ वाले हैं। ये कौन से हो जाते हैं, ज़्यादा टिकाऊ वाले। और ये दूध वाला, दूध और दूध का उत्पाद, एक क्या होता है, कम टिकाऊ वाला, ये कुछ दिन तक टिक सकता है। और यहाँ पे जो खाद्यान्न है और अन्य खाद्य पदार्थ, अगर इसको अच्छे से पैक किया गया है, खाद्यान्न जो भी होते हैं, तो 1-2 साल आराम से चल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा कि खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ। और यहाँ पे पंखा, जो बिजली की इस्त्री है, ये सब क्या हो जाएगा, उपकरण, ये सब टिकाऊ वाले में आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, टिकाऊ। और ये भी क्या हो गया, टिकाऊ। और यहाँ पे दूध जो होता है ये निम्न टिकाऊ होते हैं। और अर्ध टिकाऊ में कौन सा आ जाएगा, खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है। अभी हमने जो देखा था, जो निम्न स्तरीय वस्तु थी उसमें दो थे, एक तो घटिया वस्तु और दूसरा गिफन वस्तु। और घटिया वस्तु के लिए होता है, जो घटिया वस्तु होता है, ये घटिया वस्तु है, इसमें जो रिलेशन होता है मांग और मांग, अगर इसमें क्या होता है कि अगर आय बढ़ा, आय क्या होता है, अगर बढ़ा है तो फिर मांग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो घटिया वस्तु में क्या होता है कि आय बढ़ने से वस्तु की जो है मांग वो कम हो जाती है, उस वस्तु को बोला जाता है घटिया वस्तु। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि मांग गिरती है, मांग कब गिरती है, जब आय बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत परिवर्ती लागत वक्र आकार के होते हैं, किस आकार के होते हैं। यहाँ पे औसत परिवर्ती लागत, इसको बोला जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व हो गया। तो इसका जो कर्व होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, लागत है, और यहाँ पे क्या है, उत्पाद, यहाँ पे उत्पादन का है। तो दोनों को जो दर्शाया जाता है तो इसका जो कर्व बनता है वो यू शेप का बनता है।
यहाँ पे जो लागत हो गया, लागत और उत्पादन के बीच में जो कर्व होता है वो किस शेप का होता है? यू शेप का होता है। किसका कर्व? औसत परिवर्ती लागत जो कर्व होता है वो कैसा होगा? यू शेप का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आज का अभ्यास प्रश्न। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।